पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शाहजहांपुर के गन्ना शोध परिषद में आयोजित किसान मेले की विशेष प्रस्तुति। कटहल के बाग में फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। कल के अंश में आपको गन्ना शोध संस्थान गोरखपुर में आयोजित गन्ना किसान गोष्ठी में दी गई जानकारियों से अवगत कराया गया। आज आपको लिए चलते हैं गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर, जहां पर बड़े स्तर पर किसान मेले का आयोजन किया गया और यहां भी गन्ना किसानों को बहुत सी जानकारियां दी गई, जो प्रस्तुत है कार्यक्रम के इस विशेष अंश में। मेले में आए किसानों को गन्ने की अधिक उपज वाली प्रजातियों की विस्तृत जानकारी दी गई और गन्ने की विभिन्न प्रजातियों की उपज क्षमता भी किसानों को बताई गई, जिससे गन्ने की फसल को रोग मुक्त रखते हुए अच्छी उपज ली जा सके। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के प्रांगण में आयोजित मिठास 2016 के मौके पे नवीन प्रजातियों का एक स्टॉल है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों का अवलोकन किसानों द्वारा किया जा रहा है और अधिक लोकप्रिय प्रजातियां भी इसमें दिखाई जा रही हैं। जैसे जैसे अनुसंधान का युग बढ़ता गया और नवीन जातियां निकलती गईं, आज प्रदेश की औसत उपज लगभग 65 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि गन्ना उत्पादकता में विभिन्न प्रजातियां समय समय पर जो विकसित की गई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। नवविकसित प्रजातियों में शीघ्र पकने वाली जाति में को-0 238 जो कि बहुत लोकप्रिय रही है। इसके अतिरिक्त कोशा 08272, यूपी 05125 ये शीघ्र पकने वाली जातियों में बहुत अच्छी जातियां हैं। सामान्य प्रजातियों में कोशा 08279 जो सहज नाम से है, ये भी बहुत लोकप्रिय हो रही है और इसकी भी उत्पादकता लगभग 90-100 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। नवविकसित प्रजातियों में कोशा 08276, कोशा 12232 और कोशा 11453, इस तरह लगभग 200 से अधिक प्रजातियां 1918 से अब तक निकाली गई हैं, जिन्होंने समय समय पर कृषकों की सेवा की है और लगातार प्रयास में हैं। गन्ने से अधिक उपज लेने के लिए ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करने की सलाह दी गई। साथ ही इस विधि से होने वाले लाभ से भी किसानों को अवगत कराया गया। तो इस विधि में कैसे की जाती है गन्ने की बुआई और इसके क्या लाभ हैं, जानते हैं डॉक्टर सिंह से। जो अधिक गन्ना उत्पादन करने की विधि है वो ट्रेंच विधि है, जिसमें
खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके फिर एक हैरो कल्टीवेटर करके पाटा कर लें, जिससे आपको जो ट्रेंच ओपनर से जो कूड़ की गहराई है 20-25 सेंटीमीटर आप खुदाई करके और उसमें दोहरी पंक्ति में गन्ने के 2 आँख के टुकड़े 1 मीटर में 10 आँख इस साइड में 10 आँख उस साइड में 5-5 पैंड़े दोनों तरफ दोहरी पंक्ति में बोएंगे और पैंड़े के ऊपर कीटनाशक दवा डालकर 5 सेंटीमीटर मिट्टी डालेंगे और 2 नालियों के बीच में जो 90 सेंटीमीटर जगह है उसमें 2 लाइन मूंग या उड़द की लें, जिससे 60-70 दिन में आपका फली तैयार हो जाएगी। फली तोड़कर उसमें जो उसका हरा पदार्थ बचता है पौधे का, उसको आप मिट्टी में दबा दें, उससे आपके खेत में जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। इस विधि को अपनाए किसानों का क्या कहना है, आइए ये भी जानते हैं। जब हम परंपरागत विधि से खेती करते थे गन्ने की, तब हमें उत्पादन मिलता था 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हमारे जिले में जिला गन्ना अधिकारी श्री ओपी सिंह जी जब आए तो उन्होंने ट्रेंच विधि का प्रचार प्रसार किया। ट्रेंच विधि में 3 तरह से खेती होती है। पहली दोहरी पंक्ति विधि, जिसमें समानांतर 2-2 आँख के टुकड़े नाली में ट्रेंच में डाले जाते हैं। दूसरी विधि है सिंगल बड विधि, जिसमें 1 फीट से 2 फीट की दूरी पर 1 आँख का टुकड़ा ऊपर की ओर आँख करके डाला जाता है। तीसरी विधि है सिंगल बड स्टैंडिंग मेथड, जिसमें ट्रेंच में खड़े करके सिंगल बड का एक पेड़ा उसमें खड़ा करके बोया जाता है। इस विधि से जब एडोप्ट किया गया, हमने एडोप्ट किया तो वहाँ पे हमारा उत्पादन बढ़कर 3 गुना तक पहुँच गया। हमारे यहाँ 2100 से लेके 2400 तक का उत्पादन जनपद बिजनौर में इस विधि से प्राप्त हुआ है और बृहद स्तर पे हम लोगों ने यहाँ पे जनपद बिजनौर में देखा है कि विधि फैल गई है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% ट्रेंच विधि का वहाँ पे होने जा रहा है। इस विधि का एक लाभ और भी है कि इसमें अंतः फसलें हम ले सकते हैं। रबी के सीजन में गेहूं ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, इसी तरह भिंडी ले सकते हैं, चारे के लिए ग्वार और लोबिया ले सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने लिया है, सरसों भी ली है अंतः फसलों के रूप में, उससे हमें अतिरिक्त लाभ हुआ है। डॉक्टर सिंह ने किसानों को गन्ने की पेड़ी फसल के लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए जो बसंतकालीन गन्ना बोया होता है उसकी कटाई आप फरवरी-मार्च में करें और कटाई ज़मीन के लेवल से करें। जो भी ठूठ एकाक छूट जाते हैं तो उसको तेज धार वाले हथियार से उसको नीचे से काट दें, जिससे फुटाव नीचे से होगा। जब फुटाव नीचे से होगा तब गन्ने की जड़ों की जो विकास अधिक होगा, जिससे उनको पोषक तत्व अधिक मिलेगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी। इस समय आप जो गन्ना काट रहे हैं उसमें तुरंत सिंचाई करें और उसमें लगभग 80 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके फिर उसमें हल्की सी गुड़ाई कर दें, जिससे जो भी खरपतवार हो वो नष्ट हो जाएं। बाद में फिर आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग मई के महीने में 80 किलोग्राम यूरिया पर हेक्टेयर के हिसाब एकड़ के हिसाब डालकर उसमें आप गुड़ाई कर दें, जिससे जो भी खरपतवार हो वो ख़त्म हो जाए। इसी हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। किसान भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लेबर समय से नहीं मिल पा रहे हैं और पानी भी गन्ने को ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप अगर 2 लाइनों के बीच में गन्ने की पत्ती बिछा दें तो उससे खेत में एक तो खरपतवार कम होंगे और साथ ही साथ पानी की भी लगभग 40-50% बचत होगी और आपका पत्ती जो डाल रहे हैं वो 2-3 महीने में सड़ के खाद के रूप में पौधों को मिल जाएगी। उससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। गन्ने की फसल में लगने वाली बीमारियों की पहचान और नियंत्रण पर वरिष्ठ वैज्ञानिक और किसानों के बीच चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने रोगों के नियंत्रण पर किसानों को बताया। तो इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे गन्ने में लाल सड़न है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। वो जैसे आदमी के शरीर में कैंसर होता है, काट के निकाला जाता है, उसी तरह ये गन्ने का कैंसर है। इसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए जब भी किसानों को वो सलाह दी जाती है कि इस तरह के गन्ने में अगर आप देखेंगे उस लाइन से, तो आप ये काना रोग है जो जुलाई से फसल के अंत तक आता है। दूसरा है कंडुआ,
जो वर्ष में हमेशा लगभग कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा चाहे ज़्यादा दिखाई देता है। तीसरा है उकठा, विल्ट। विल्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा के कल्चर से, और इसको 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई के समय, या जब पौधे जम जाते हैं पानी देने की दशा में, उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेले में आए किसानों ने वैज्ञानिकों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी रखे। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो जेनेटिकली गन्ने को ये डेवलप किया हुआ है, ये काश्तकार के खेत तक कब तक पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा जी? इसके जो हैं हमें जो दूसरे गन्ने के कंपैरिजन में इसके जो उपज का भी बताया जाए और इसके फायदे भी बताए जाएं। इनके प्रश्न का उत्तर हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कुछ इस प्रकार से दिया। किसान भाई, मैं आपको बताते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के द्वारा गन्ने में बीटी जीन को स्थानांतरित किया गया है। यह जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक गन्ना कोसा 08272 जो हमारी शीघ्र पकने वाली आदर्श गन्ना प्रजाति है, जिससे चीनी का परता 10 से 12% तक अथवा 14% भी लिया जा सकता है। उस गन्ने की प्रजाति में कीड़े लग जाते थे, जमाव के समय सूट बोरर लग जाता था, तो उससे बचाव के लिए हमने जमीन के अंदर से गन्ने का मित्र जीव बैसिलस थ्रूजेंसिस बैक्टीरिया का क्राई1AC जीन जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन नाम की प्रोटीन पैदा करता है, उस प्रोटीन के जीन को हमने गन्ने में एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से स्थानांतरित किया है। यह जो प्यूटेटिव ट्रांसजेनिक गन्ना है, यह गन्ना जब उत्तर प्रदेश सरकार से हमें ऑर्डर मिल जाएगा, अनुमति मिल जाएगी, तो फील्ड ट्रायल के बाद हम आप सभी किसानों को सामान्य खेती के लिए अवमुक्त कराने का प्रयास करेंगे, अवमुक्त की जाएगी। यह गन्ना प्रजाति चूँकि बीटी जीन और डेल्टा एंडोटॉक्सिन का प्रोटीन इसमें है, इस गन्ने प्रजाति को जब आप खेत में ले जाएंगे तो आपको इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में जो करोड़ों रुपए आप व्यय करते हैं वह प्रदेश सरकार का बचेगा, वातावरण सुरक्षित रहेगा और पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर जो कृषि योग्य जमीन है वो बरसों तक प्रदूषण मुक्त रहेगी। उसमें मित्र कीट, केंचुए आदि पैदा होंगे, क्योंकि जब कीटनाशक आप ऊपर से नहीं डालेंगे और आपके गन्ना अच्छी तरह से होगा तो हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा, हमारे जलवायु सुरक्षित रहेगी, हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और मित्र जीव मिट्टी के अंदर पाए जाएंगे। इन तमाम खूबियों के साथ हम लोगों ने कोसा 08272 शीघ्र पकने वाली प्रजाति में बीटी जीन को स्थानांतरित किया है और इसकी अधिकतम परीक्षण कर लिए गए हैं। अब हमें उत्तर प्रदेश सरकार से आदेश मिलते ही हम सामान्य खेती के लिए इसका कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा गन्ना आयुक्त महोदय के सहयोग से हम फिंगर प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। गन्ना प्रजाति, कोई भी गन्ना प्रजाति को कैसे पहचाने, तो जिस तरह से आदमी के खून से, रक्त से उसका फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है, इसी प्रकार हमारे पास जीन बेस मार्कर हैं। उन मार्कर की सहायता से हर गन्ने की प्रजाति का हम प्रिंट तैयार करते हैं, ताकि खेत में अगर कोई प्रजाति मिक्सचर हो जाती है तो उसका तत्काल निदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त हम मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग की सहायता से काना रोग रोधी, मिठास जीन तथा अन्य कृषकोपयोगी जीन को गन्ने में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमें अधिकतम चीनी उत्पादन, अधिकतम चीनी परता के साथ रोग रोधी एवं कीट रोधी गन्ने की जातियों का
सामान्य खेती के लिए प्रदेश के कृषकों को हम अवमुक्त करा सकें और हमारी चीनी मिलें कम लागत में ज़्यादा चीनी का पर्ता प्राप्त करें, जिससे प्रदेश का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो। इस प्रकार से हम सार्वभौमिक स्थिति में विश्व के अन्य देशों, ब्राज़ील या अन्य देशों की तुलना में, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत को आगे लाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, आपको कल ले चलेंगे पंतनगर और यहाँ पर 10 से 13 मार्च तक आयोजित अखिल भारतीय किसान मेला व कृषि उद्योग प्रदर्शनी से ली गई महत्वपूर्ण जानकारी दिखाएंगे, तो कल का अंश जरूर देखें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कटहल की बागवानी करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई फल बनने की अवस्था पर बाग का सही तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं, जिससे उनके फल वृक्षों पर अधिक फल नहीं रुक पाते हैं और उन्हें आगे चलकर काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई किस तरह करें अपने फल बाग का प्रबंधन, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर PN कटियार। आज मैं आपको कटहल की बागवानी के बारे में थोड़ा सा विशिष्ट बिंदुओं पे जानकारी देना चाह रहा हूँ। यूँ तो आप जानते हैं किसान भाइयों कि कटहल को हम दोनों रूप में इस्तेमाल करते हैं। सब्जी के रूप में विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पके हुए फलों के कोय को हम फलों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, हमें कटहल की बागवानी में कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं एक विशेष बिंदु आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम आम और लीची में जानते हैं कि फूल आता है तो हमें दूर से दिखाई दे जाता है। पहले से हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें बौर आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो टर्मिनल बियरिंग होती है। कटहल में ये छिपी हुई बियरिंग होती है, जिसको हम एडवेंटिशस बियरिंग कहते हैं। हमें नहीं पता होता है कि ये कटहल हमारा फल देगा कि नहीं देगा। जिस समय फूल आ जाता है, जिस समय फल लग जाता है, तभी हमें पता चलता है। इसलिए ये बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमें कटहल की बागवानी में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय कटहल में करीब करीब फूल आ चुका है, फल बैठ चुका है और कुछ मात्रा में अभी फूल और फल आना बकाया भी है। स्थिति में चाहिए कि जो हमारा कटहल का बगीचा है, पौधे हैं, उनके लिए अभी फ़िलहाल हम सिंचाई न करें। थोड़े 1 सप्ताह 10 दिन और इंतज़ार कर लें और 10 दिन के बाद जब आपका फल सेट हो जाए फिर उसको नियमित सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप अगर यदि पानी की कमी रहेगी तो फल का जो बढ़वार है वो धीरे धीरे होगा, और जब टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाएगा, पानी की कमी रहेगी, तो फल का आकार छोटा हो जाएगा। दूसरा किसान भाइयों, इसका फूल आम और लीची की तरीके से नहीं है। इसका फूल मजबूत होता है, डंठल भी मजबूत होता है। इसके बाद भी कुछ ऐसे कीड़े हैं जैसे मैंगो मिली बग, सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा, जो इस समय प्रभावी रूप से कटहल के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। चूँकि फूल होता है, उसमें खुशबू होती है, इसलिए ये कीड़ा ऐसे फूलों को फल बनने से पहले ही चूस कर फल को ड्रॉप कर देता है। इसलिए ज़रूरत है हमें कि मैंगो मिली बग का भी नियंत्रण करें। वैसे इसका नियंत्रण दिसंबर लास्ट और जनवरी के महीने से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये कीड़ा नीचे से ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है और जैसे ही फूल निकलता है फूलों का रस चूसना प्रारंभ कर देता है।
उस समय हमें चाहिए कि हम जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक पेस्टिसाइड हैं, जैसे कि मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर, चूँकि अगर बड़ा है 25-30 साल पुराना पेड़ है तो कम से कम 20 लीटर पानी लगेगा। 20 लीटर में 20 ml दवा का सलूशन बना के और उसको विधिवत तरीके से छिड़काव करें। पूरे पौधे को कहते हैं कि धुलाई कर दीजिए और उसको एक बार 1 सप्ताह के अंतराल के बाद पुनः उसकी धुलाई कर दीजिए। एक चीज़ और है, इसमें भी एक रोग यद्यपि इसको पहचानना आप थोड़ा कंफ्यूज न कर जाएं। कटहल में मेल और फीमेल फूल अलग अलग होते हैं। जो मेल फूल होता है उसकी सतह चिकनी होती है और उसके ऊपर पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं, जो पॉलिनेशन के बाद 1 सप्ताह 10 दिन बाद काले पड़ते हैं और फिर गिरने लगते हैं। खर्रा रोग में भी सफ़ेद पहले फलों पे पाउडर जैसा दिखाई देता है, बाद में फल काला पड़ के गिरने लगता है, लेकिन जो फीमेल फल हैं उनकी सतह खुरदरी होती है, उनका रंग गहरा हरा होता है। इसलिए पहचान कर अगर आपको खर्रा रोग का लक्षण दिखाई देते हैं, सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई देता है फीमेल फलों पर भी, तो आपको ज़रूरी है कि मोनोक्रोटोफास दवा के साथ घुलनशील गंधक 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका भी छिड़काव कर दें, ताकि कीड़े के साथ साथ ये हानिकारक जो बीमारी इसका भी नियंत्रण हो जाए। दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय हमें पेड़ के चारों तरफ बगीचे में पूरे में साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत सारे खरपतवार रहते हैं तो खरपतवार भी पोषक तत्वों का तो ह्रास करते ही करते हैं, ऊपर की मिट्टी को भी टाइट बना देते हैं, जिससे हवा का प्रवेश कम हो जाता है। पौधों में अनावश्यक में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती और उस स्थिति में भी फल ड्रॉप करने लगते हैं। इसलिए दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि बगीचे को हम साफ सुथरा रखें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सूजीपुरा इटावा के बुद्धन यादव ने। आपने जैविक कीटनाशी बनाने की विधि पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप के रोग कीड़े लगते हैं तो उनको हम किस तरह से नीम और गौमूत्र आधारित कीट नियंत्रकों से हम उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल तरीका है। अगर किसान भाई कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो जो गाय का गोबर और गौमूत्र मिला हुआ जो एक कीचड़ जैसा जो होता है, जिसको अक्सर गौशालाओं में मिल जाता है, 10 किलो लेकर और उसको 100 लीटर पानी में डाल दें और साथ में 1 किलो गुड़ डाल दें और इसको अगर आप 7 दिन रखने के बाद अपने खेती में स्प्रे करते हैं तो उससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और साथ ही जब फसल अच्छी बढ़ेगी और उस पर थोड़ी सी भगाने वाली दुर्गंध टाइप की होगी तो उस पर कोई रोग कीड़े कम लगेंगे। जैविक कीटनाशक किसान कम खर्च में बनाकर फसलों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैविक कीटनाशक बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाती है। उन्हें बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सरल प्रयोग है, हर किसान भाई कर सकता है और आजकल हर गांव में इस तरह की गौशालाएं मिल जाती हैं, जहां पर आपको इस तरह से गोबर गौमूत्र मिला हुआ कचरा मिल सकता है, कीचड़ कहते हैं कुछ लोग। उसको लाके और एक वारदाने में रख दें, टंकी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 7 दिन बाद उसका स्प्रे कर दें, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। किसान भाइयों, आजकल हम खेतों में कीटनाशक छिड़कते परसों ना तो फसल को ठीक कर पा रहे हैं और साथ में खुद भी अस्वस्थ हो रहे हैं और तरह तरह के रोग हो रहे हैं और खाने वाले को भी कुछ ना कुछ रोग हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि हम बढ़िया कीट नियंत्रक हम अपने खेत पर ही बना सकते हैं और हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए कीटनाशी बाहर से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसके लिए हमें बड़ा साधारण सा एक हमारा फार्मूला है कि 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर और उसमें हम 10 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो आप उसमें यदि उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 5 किलो उसमें आंकड़े और धतूरे की पत्ती और मिला दें और ये कुल मिला के इसमें 100 लीटर पानी और मिला दें और 7 दिन तक इस प्रकार टंकियों को, जो कि ज़मीन में आधी गड़ी रहती हैं,
छाया वाली स्थान पर बनाएं और 7 दिन बाद जब आपका कीट नियंत्रक तैयार हो जाए तो उसको छानकर और या तो स्प्रेयर में भरकर या फिर नीम की डाली से लेकर बाल्टियों में भरकर इसको छिड़क सकते हैं। इसमें 2 चीज ध्यान रखने वाली बात है। कीट नियंत्रक हमारे को लगभग हर 10 और 7 दिन के बाद जरूर छिड़कने चाहिए, क्योंकि कीट लगने के बाद कीट नियंत्रक इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि कीट नियंत्रक का छिड़काव जो है शाम को 4 बजे बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में इनका असर कम हो जाता है और रात भर में जब हम स्प्रे कर देते हैं शाम को तो रात भर में इनका काफ़ी अच्छा असर होता है। ज़मीन से निकलने वाले कीड़े भी इससे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसमें ना तो कोई ज़्यादा लागत आती है, अपने गौ पशु का मूत्र इकट्ठा करिए, लेकिन गोबर और गौमूत्र जो है वो देसी गाय का ही होना चाहिए। देसी गाय जैसे थारपारकर है, अपनी गीर, राठी, इस तरह की गायों का ही होना चाहिए। जैविक कीटनाशक का उपयोग करने से फसलों में सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से भी बच सकते हैं। ये बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ प्रभावकारी कीट नियंत्रक है। इससे रोग भी कम लगते हैं, क्योंकि बहुत से रोग तो ऐसे होते हैं जो कीट द्वारा ही फैलाए जाते हैं। जैसे वायरस का रोग है, आपका इसमें तिल में एक झाड़ू का रोग है, ये सभी रोग कीटों के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। लेकिन इस कीट नियंत्रक का एक फायदा ये है कि इससे अपने जो लाभदायक कीड़े हैं, जैसे मधुमक्खी है या आपका जो लेडी बर्ड बीटल है, उन पर कोई असर नहीं होता है और वे अपना बढ़िया काम करते रहते हैं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय है। इसको किसान भाई अवश्य करें अपने खेत में। सभी फसलों पे इसको स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी फसल को इसमें नुकसान नहीं है और सभी तरह के कीटों में उपयोग आ सकता है। इसका और एक फायदा ये भी होता है कि इससे फसल की बढ़वार भी बढ़ती है। तो सभी तरह से फायदेमंद चीज़ है, इसको किसान भाई अवश्य बनाएं। और इसमें हम आदान के रूप में कुछ ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन ज्ञान समय समय पर किसानों को जरूर देंगे, ताकि वो अपने ही साधनों से आत्मनिर्भर खेती किस तरह कर सकें, वही हमारा मेन मकसद हो। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मुझे फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है andata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। आम की बाग को क्षति पहुंचाने वाले फुदका कीट का कैसे करें नियंत्रण। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।